इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है या अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, सबके पीछे श्रमिक वर्ग का बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसे में हम लोग का ये दायित्व बनता है ईएसआईसी की तरफ से कि उनका भरपूर ख्याल रखा जाए। जा करके अपॉइंटमेंट लेने से अच्छा आप ईएसआई के पास ऐप है, ट्रिपल ए ऐप जिसको बोलते हैं, AAA, आस्क एन अपॉइंटमेंट। इस पूरे पखवाड़े में कई जगह ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप कैंप भी कर रहे हैं अपने ईएसआई मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के माध्यम से, ताकि बीमार होने के पहले ही, कोई बड़ी बीमारी होने के पहले ही उसको रोकथाम किया जा सके। वो हो गया, स्पाइन सर्जरी शुरू हो गई है, तो हमारे डीन सर हैं जो अभी मेडिकल कॉलेज के डीन है, वो खुद स्पाइन सर्जरीज के बहुत माहिर हैं, तो वो स्पाइन सर्जरीज यहाँ पे की जाती हैं। हम उसके लिए रेफरल नहीं करते। नंबर 1 वो सुविधा हमारे पास है। नंबर 2 हमारे को भी तो बाद में विजिलेंस बैठेगी कि हम क्यों भेज रहे हैं जब ये सुविधा है। उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज ईएसआईसी का ये 75वां स्थापना दिवस है और इसके पूर्व भी हम लोग समय समय पे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, ताकि जो लेबर क्लास है, जो वर्कर्स है, उनको अपने अधिकारों के बारे में मालूम हो। पेशेंट भी जब आएगा, उन्हें किस डिपार्टमेंट जाना है, तो हमारी जो मे आई हेल्प यू डेस्क है, वो उनको टाइम टू टाइम सुविधा, मतलब ये सुविधा भी है कि वो जाके पूछ सकते हैं। दिक्कत अवेयरनेस की कमी के कारण है कि कई एम्प्लॉयर ये समझते हैं कि जो उनके यहाँ परमानेंट वर्कर हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन कराना है, जो 5 साल से 10 साल से उनके यहाँ काम कर रहे हैं। ये सभी का जरूरी है, सभी का जरूरी है, जबकि नियम ये है ईएसआई के एक्ट के अनुसार। और धनवंतरी के द्वारा हम देखते हैं, उसके बाद सारी हमारे पास सारी सेकेंडरी केयर पूरी है। सुपर स्पेशलिटी भी धीरे धीरे ऐड होती जा रही है। अब कैंसर की कीमोथेरेपी हमने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में शुरू कर दी है। पेशेंट को, एम्प्लॉयर को, इनफैक्ट मैं बोलूँगी इवन सीनियर पीपल, इवन जो कई बार MP MLA के भी कई बार फोन आते हैं, ये रेफरल वाला जो माइंडसेट है वो अपना चेंज करना होगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद रेफरल एक रामबाण या वो क्या बोलेंगे, एक अमृत है, जिससे कि अगर रेफरल हो गया तो हम जी जाएंगे। तनख्वाह मिलेगी ईएसआई की तरफ से। अगर वो छुट्टी पर रहते हैं तो डायरेक्ट उनके खाते में चला जाएगा ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। और एक्सीडेंट के केस में अगर उनको किसी अंग में कुछ नुकसान होता है, अर्निंग कैपेसिटी का नुकसान होता है, तो उनका भी मेडिकल बोर्ड कराते हैं। लुधियाना लाइव च स्वागत, मैं कमल कपूर। लुधियाना अपनी इंडस्ट्री ਲਈ जाना जाता है और खास करके लेबर ਦੇ ਲਈ पहचान है। कारण है कि फैक्ट्रियां ਦੇ अंदर लेबर काम करती है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ESI ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ EMPLOYER ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ESIC ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਾइनेंशियल कोई सपोर्ट होवे ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ मिस हैपनिंग या फिर ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ बीमारी लग जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लेबर है हमारे पूरे देश के इकोनॉमी के बैकबोन है, उन्हीं के दम पे देश चल रहा है। जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है या अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, सबके पीछे श्रमिक वर्ग का बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसे में हम लोग का ये दायित्व बनता है ईएसआईसी की तरफ से कि उनका भरपूर ख्याल रखा जाए। तो उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज ईएसआईसी का ये 75वां स्थापना दिवस है और इसके पूर्व भी हम लोग समय समय पे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, ताकि जो लेबर क्लास है, जो वर्कर्स है, उनको अपने अधिकारों के बारे में मालूम हो, और साथ साथ जो नियोजक हैं उनको भी मालूम हो कि उनकी क्या ड्यूटी है, उनका क्या फ़र्ज़ है उनके वर्कर्स के प्रति। तो आज हमने यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम किया और बताया वर्कर्स को और मैनेजमेंट को भी कि इन केस ऑफ सिकनेस या मैटरनिटी के केस में या एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कारण वो ड्यूटी पे नहीं जाते हैं, तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या उनको तनख्वाह मिलेगी ईएसआई की तरफ से। अगर वो छुट्टी पर रहते हैं तो डायरेक्ट उनके खाते में चला जाएगा ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। और एक्सीडेंट के केस में अगर उनको किसी अंग में कुछ नुकसान होता है, अर्निंग कैपेसिटी का नुकसान होता है,
तो उनका भी मेडिकल बोर्ड कराते हैं। उसके बेसिस पे जितना परसेंट अर्निंग कैपेसिटी कम होता है उस रेशियो में उनको हम लोग पेंशन देते हैं। और अगर किसी अनहोनी की आशंका के कारण, अगर दुर्घटना के कारण किसी वर्कर की मृत्यु हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में उनके फैमिली को जो डिपेंडेंट है, वाइफ और बच्चे, उनको पेंशन देते हैं हम लोग, जिसको डिपेंडेंट बेनिफिट बोलते हैं। तो ये सब चीज़ जानकारी हर एक वर्कर को होनी चाहिए। इसी सिलसिले में हम लोग इस पूरे पखवाड़े में कई जगह ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप कैंप भी कर रहे हैं अपने ईएसआई मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के माध्यम से, ताकि बीमार होने के पहले ही, कोई बड़ी बीमारी होने के पहले ही उसको रोकथाम किया जा सके। अच्छा सर, 2 सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। मैं आपको सुन रहा था, कई जो एम्प्लॉयर हैं या फैक्ट्री संचालक हैं, आपने जैसे बताया कि अगर 10 उनके पास लेबर हैं, वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, तो उनको ये फैसिलिटी ज़रूर देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयर को, ये ज़रूरी हो जाता है। तो कोताही कहाँ बरती जाती है? क्या फैक्ट्री के मालिक हैं वो नहीं करते? और दूसरा, क्या लेबर भी इंटरेस्टेड नहीं होती कि उनकी सैलरी में से कुछ हिस्सा क्यों काटा जा रहा है? तो कई केसों में ऐसा होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण कई एम्प्लॉयर को भी ये पता नहीं होता है कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। सभी लोगों का दिक्कत अवेयरनेस की कमी के कारण है कि कई एम्प्लॉयर ये समझते हैं कि जो उनके यहाँ परमानेंट वर्कर हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन कराना है, जो 5 साल से 10 साल से उनके यहाँ काम कर रहे हैं। ये सभी का ज़रूरी है। सभी का जरूरी है, जबकि नियम ये है ईएसआई के एक्ट के अनुसार, या जो नया लेबर कोड आ रहा है, सोशल सिक्योरिटी कोड आ रहा है, उसके हिसाब से कि टेम्पररी हो या फिर डेली बेसिस पे आए उनके यहाँ काम करने, जो भी उनके कैंपस में इन कर गए काम करने के लिए, सभी का रजिस्ट्रेशन कराना है, ताकि किसी भी अनहोनी की आशंका में उनको इलाज दे सके या उनको जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो दे सके हम लोग। ये हम लोग सब चीज सब लोगों को बता रहे हैं। बिल्कुल, एक लेबरर को जरूर बता दीजिए जो काम करने वाला है कि उनकी सैलरी का मेरे ख्याल से 1% से भी कम जो है मात्र 0.75% है जी, उनको अपने कंट्रीब्यूशन में देना होता है, और जो एम्प्लॉयर है उनको 3.25% देना होता है जी। टोटल। अच्छा, आप पर इल्जाम लगता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर टाइम पे नहीं करते हो, जिस कारण बेनिफिट। डॉक्यूमेंटेशन करना एम्प्लॉयर पार्ट से शुरू होता है, और हम लोग तो चाहते हैं कि वो टाइमली डॉक्यूमेंटेशन करें। जो एम्प्लॉई हैं उनको तुरंत रजिस्टर करें काम देने के पहले, और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी तुरंत उसमें रजिस्टर करें। कई केसेस में क्या होता है कि वर्कर को तो बेनिफिट मिलता है, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं उनके फैमिली मेंबर्स या उनको चोट लगती है तो उसमें वो रजिस्टर नहीं होते हैं। ये काम मुख्य रूप से वर्कर का है और एम्प्लॉयर का है। वो अगर इसमें रजिस्टर कर लें तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, ताकि हम लोग समय और देंगे। बहुत शुक्रिया सर। और हੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 36 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ नहीं होएगी। 2-3 चीज़ें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अपराजिता, मैं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। और आपने जो सवाल पूछा उसमें 2-3 चीज़ें हैं। कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये बहुत एक बड़े समुद्र में आ गए, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। अब आप अस्पताल में अभी अब जो आएंगे कभी भी, तो आप देखेंगे पहले ही डायरेक्शन बोर्ड्स बने हुए हैं कि ओपीडी की एंट्रेंस कहाँ से है, इन पेशेंट जो पेशेंट्स हैं उनकी एंट्रेंस कहाँ से है, कैजुअल्टी की कहाँ से है। पेशेंट भी जब आएगा उन्हें किस डिपार्टमेंट जाना है, तो हमारी जो मे आई हेल्प यू डेस्क है वो उनको टाइम टू टाइम सुविधा, मतलब ये सुविधा भी है कि वो जाके पूछ सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किस डिपार्टमेंट, मुझे ये प्रॉब्लम है तो कौन सा जन देखेगा। जा कर के अपॉइंटमेंट लेने से अच्छा आप ईएसआई के पास ऐप है, AAA ऐप जिसको बोलते हैं AAA, आस्क एन अपॉइंटमेंट। तो वो एक ऐप होती है जिससे वो फ़ोन पे ही, आजकल फ़ोन चलाना सबके लिए इजी हो गया, तो वो फ़ोन पे ही वो आस्क एन अपॉइंटमेंट से एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तरह ही वो जाके, उन्हें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, उनका नंबर ऑलरेडी लगा हुआ होता है। डॉक्टर मैम, इसके लिए ईएसआई कार्ड का होना ज़रूरी है? हाँ, बिकॉज़ उसमें आईपी नंबर डालना होगा ना, जैसे एक ऐप है तो वो आपसे पूछेंगे कि क्या करना है, किस किस डिपार्टमेंट का आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, किस, तो आईपी नंबर होगा। तो जितने भी ईएसआईसी कार्ड होल्डर्स हैं वो ये सारी सुविधाएं हैं। तो आस्क एन अपॉइंटमेंट है, और धन्वंतरी के द्वारा हम देखते हैं। उसके बाद सारी हमारे पास सारी सेकेंडरी केयर पूरी है। सुपर स्पेशलिटी भी धीरे धीरे ऐड होती जा रही है। अब कैंसर की कीमोथेरेपी हमने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में शुरू कर दी है। थ्रोम्बोलाइसिस, यानी कि जब पेशेंट एकदम चेस्ट पेन से जाएगा तो एकदम लगता है कि हार्ट अटैक आने वाला है शायद, तो एक स्टेमी करके होता है, तो वो
पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करना, वो इंजेक्शन दे के थ्रोम्बस यानी कि जो थक्का, खून का थक्का बन गया उसको करना, वो हो गया। स्पाइन सर्जरी शुरू हो गई है, तो हमारे डीन सर हैं जो अभी मेडिकल कॉलेज के डीन हैं, वो खुद स्पाइन सर्जरीज के बहुत माहिर हैं, तो वो स्पाइन सर्जरीज यहाँ पे की जाती हैं। और भी कई तरीके के ब्लड सेंटर हमारा अपना खुल गया है, सो और भी कई तरीके की सुविधाएं हो गई है, और कई अभी बिल्कुल रिसेंट में आने वाली है क्योंकि उनका काम ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो गया है। जैसे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आईयूआई की सुविधा, सीटी स्कैन भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो ये सारी सुविधाएं आने वाली है। अ, आप एमएस हो, लेकिन उसके बावजूद आप इस चीज़ से आप नहीं कह सकते कि फिर भी हॉस्पिटल में आने वाला पेशेंट आपको ये बोलता है कि हमें रेफर कर दीजिए, किसी बड़े अस्पताल में रेफर कर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही एक बात बताना चाहेंगे कि पेशेंट को, एम्प्लॉयर को, इनफैक्ट मैं बोलूँगी इवन सीनियर पीपल, इवन जो कई बार एमपी एमएलए के भी कई बार फ़ोन आते हैं, ये रेफरल वाला जो माइंड सेट है वो अपना चेंज करना होगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद रेफरल एक रामबाण या वो क्या बोलेंगे एक अमृत है, जिससे कि अगर रेफरल हो गया तो हम जी जाएंगे। ऐसा नहीं है, बिकॉज नाउ काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स हैं, हर सुविधा है, तो रेफरल होने से इंसान बच जाएगा ये भी सही नहीं है। नहीं, वो और अगर- नेग्लिजेंसी, हाँ, डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की बात नॉट नेग्लिजेंसी नहीं मैं बोलूँगी, पेशेंट कंडीशन। अगर मैं बोलूँ नेग्लिजेंसी नहीं, डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट है, तो फिर कोई इंसान दुनिया में किसी की डेथ होएगी नहीं। सी पेशेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है, बट पूरी तरीके से ट्रीटमेंट और जो यहाँ पे अवेलेबल है हम बिल्कुल प्लेन उनको बताते हैं कि ये अवेलेबल है और ये नहीं है उसके लिए हम रेफरल कर सकते हैं, पर जो है हम उसके लिए रेफरल नहीं करते। नंबर 1 वो सुविधा हमारे पास है, नंबर 2 हमारे को भी तो बाद में विजिलेंस बैठेगी कि हम क्यों भेज रहे हैं जब ये सुविधा है। तो पेशेंट को भी ये माइंडसेट निकालना होगा कि मैं यहाँ रहूँगा तो मेरा कुछ इलाज नहीं होगा और चला जाऊँगा तो होगा। सारे हॉस्पिटल में इंसान वही होते हैं, डॉक्टर्स वही होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वही होता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि हम कैसे अपनी सुविधाएं और अपने डॉक्टर्स का बेटर, अपनी सुविधाएं कैसे बेटर करें। अच्छा, बहुत सारी ऐसी अभी बीमारियां हैं जो ये सही में शायद उसका ट्रीटमेंट नहीं है। 2 सवाल मैं यहाँ पर लूँगा, वो कब तक शुरू हो जाएँगे और अभी हम कितनी बीमारियों का इलाज वहाँ हॉस्पिटल में कर रहे हैं? स्कोप ऑफ सर्विसेज में सेकेंडरी केयर पूरा हमारे पास है, टर्शरी केयर में नेफ्रोलॉजी का है, यूरोलॉजी का है, किडनी का जो दोनों मेडिसिन एंड सर्जरीज, एंड अब हमारे पास एक पार्ट टाइम ऑन्कोलॉजिस्ट भी आते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट भी आते हैं, तो उसका भी इलाज है। जो बाकी अगर रेयर कंडीशन जैसे कि मतलब जो स्पेशलाइज थिंग है, कार्डियक जैसे हार्ट का या लिवर का या कोई स्पेशल गैस्ट्रिक का कोई स्पेशलिस्ट चाहिए, वो चीज़ों के लिए हमें रेफ़र करना पड़ता है। पर जैसे आपने कहा कब तक आ जाएंगे, जैसे हमने ये 1 साल हुआ अभी मेडिकल कॉलेज 1 साल होगा अभी, तो अभी तो फर्स्ट ईयर शुरू ही हुआ है, हमने लास्ट अक्टूबर में ही शुरू किया है मेडिकल कॉलेज, तो ये साल के एंड तक होते होते होपफुली हमारे पास सुपर स्पेशलिटीज़ की सारी सुविधाएं भी आ जाएगी। अच्छा, ये सही एक ही अस्पताल है क्या? कमी लग रही है क्योंकि 4 लाख अभी आईपी आप खुद बोल रहे हो कि 4 लाख और उनके बेनिफिशियरीज भी हों। अगर और हॉस्पिटल्स खुलेंगे तो बिल्कुल बेनिफिट होगा, पर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, तो ये स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कोऑर्डिनेशन से ये और सुविधाएं खोलनी पड़ेगी। नहीं, वो तो आपने शिफ्ट किया ना ढोलेवाल में, शायद वो टेलीफोन एक्सचेंज था जहाँ पर अभी आपने बेड्स वगैरह लगवाए। नहीं, उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी हमारे को वो नहीं बताया गया उसके बारे में। बट मैं ये बोलूँगी कि अभी और हॉस्पिटल्स खुले, बट उसके लिए स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन से, एंड बिल्कुल हो सकता है आने वाले समय गॉड विलिंग वी विल हैव ऑल दीज फैसिलिटीज इन द नियर बहुत फ्यूचर। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮੈਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਐਸਆਈ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਈਐਸਆਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਔਰ ਐਚਆਰਸ ਵੱਲੋਂ ਈਐਸਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਕਪੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।